23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई के मैदान से जब सिराजदौला भाग जाता है तो मिर्जाफर जाता है मैदान, उसी लड़ाई के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव के पास और कहता है बधाई हो, आप युद्ध जीत गए हैं। कुल मिला के यह युद्ध क्लाइव जीता था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये पूरी लड़ाई जीती थी। लेकिन एक और भी व्यक्ति था जो वाकई में वो भी युद्ध जीता था, वो था मिर्जाफर। मिर्जाफर की गद्दारी या कहें जो विश्वासघात था वो प्लासी की लड़ाई में सिराजदौला के हार का कारण था। लेकिन मिर्जाफर महत्वाकांक्षी था, तो उसकी महत्वाकांक्षा के अनुसार वो नवाब बनने का सपना कब से देख रहा था, कब से का मतलब अलीवर्दी खां के समय से ही। अब उसको जैसे कि अंग्रेजों के साथ उसकी संधि हुई थी, गुप्त संधि, अब उसको पता चल गया था कि अब सिराजदौला जब मैदान छोड़ के भाग गया है तो वही नवाब बनेगा। तो कुल मिला के इस युद्ध में दो लोगों की जीत हुई, या कहें एक दो एंटिटी की जीत हुई। एक ईस्ट इंडिया कंपनी की या रॉबर्ट क्लाइव की, और दूसरा बंगाल के नवाब के रूप में अब मिर्जाफर की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि रंजन। आप जुड़ गए हैं सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी से। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिर्जाफर की कहानी सुनते हैं थोड़ी सी कि क्या है मिर्जाफर का पूरा एक्चुअल रोल, और वो क्या वो कैपेबल था प्रशासन करने के लायक या बंगाल का नवाब बनने के लायक। समझेंगे उसके अभी वाले 3 साल के जो पीरियड था उस वाले दौरान में। तो दोस्तों, जब मिर्जाफर प्लासी की लड़ाई के बाद वापस आता है मुर्शिदाबाद, तो जून महीने के अंत में वो नवाब बनता है, खुद को नवाब घोषित करता है। रॉबर्ट क्लाइव वगैरह वो सब वहां मौजूद रहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारी बड़े बड़े। तो जो आम राज्यारोहण होता है उस तरह का उसमें भी हुआ। लेकिन जो दुखी थी वो थी जनता। जनता कंप्लीटली नाराज थी इससे, मिर्जाफर की इस गद्दारी से। जनता ना भूलती नहीं है चीजों को, आज भी नहीं भूली है। इसी कारण तो उसके हवेली का नाम नमक हराम हवेली है। तो जनता का बहुत ज्यादा उसमें उत्साह नहीं था उसके राज्यारोहण के समय। जनता को पता था कि मिर्जाफर गलत कर गया, लेकिन मिर्जाफर को बाद में पता चला कि उसने गलती करी है। तो मिर्जाफर जब गद्दी पे बैठा, बंगाल का नवाब बना, तो उसका एक ही काम था कि जो उसने प्लासी की लड़ाई के पहले अंग्रेजों से समझौता किया था, एक तरह से वो पूरा समझौता ना पैसे के दम पे हुआ था। तो जो उसने वादा किया था कि मैं इसको इतना पैसा दूंगा, इसको इतना पैसा दूंगा, उस वादे को निभाना ही मिर्जाफर का एकमात्र काम रह गया था। और कहा यह जाता है, कई इतिहासकारों ने कहा भी है कि मिर्जाफर उन पैसों को चुकाने में ही अपना पहला टर्म निकाल दिया। और उसने कोई स्पेशल इवन ना तो उसने प्रशासनिक काम किया दक्षता से, ना ही आर्थिक रूप से, ना ही सामाजिक रूप से। और उसकी स्थिति ऐसी हो गई एक समय में कि उसके अपने ही लोग जो राय दुर्लभ और राजा ये राम नारायण थे बिहार वाले, ये सब उसके खिलाफ विद्रोह करने की सोचने लगे। चलिए दोस्तों, आगे कहानी समझते हैं। तो सबसे पहले यह है कि मिर्जाफर ने कौन कौन से वादे किए थे, उसको कैसे निभाया। तो मिर्जाफर ने क्लाइव को 2,34,000 पाउंड 2,34,000 पाउंड की व्यक्तिगत भेंट दी। ये मैंने पीटी वाले फैक्ट में ही बताया था। 24 परगना की जमींदारी दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, थल सेना और नौसेना, उसके लिए 50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया कि आपने एक तरह से एहसान के रूप में आपने हम पे एहसान किया, ये लो पैसे, है ना, क्योंकि वो उन्हीं के दम पे नवाब बना था। ये भी तय हुआ कि जो भी भविष्य में व्यापार होगा इस यहाँ पे बंगाल में, वो उस व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई विशेष कर नहीं देना पड़ेगा। एक तरह से कहें तो शुल्क मुक्त व्यापार करने की पूरी तरह से अब अनुमति होगी। दस्तक का खुलम खुला दुरुपयोग तो जारी ही रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं था। नवाब, सबसे दुखद क्या था, नवाब अब इतना कैपेबल नहीं था और या भरोसेमंद नहीं था कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। नवाब को अपने विद्रोहियों से डर था, और अंग्रेजों को भी डर था कि कहीं कोई और आके नवाब को न मार जाए। तो अंग्रेजों ने नवाब की सुरक्षा के लिए 5-6 हजार सैनिक रख दिए थे उस मुर्शिदाबाद में, जो कंप्लीटली उसकी सुरक्षा में तैनात रहते थे। उसमें भारतीय सैनिक भी थे। तो उनका एक तरह से कहें जो खर्चा था या जो उनके जो सैन्य खर्च था, वो सब नवाब को ही पे करना था। इसके अलावा नवाब ने, बंगाल के नवाब यानी मिर्जाफर ने कंपनी से यह भी वादा किया था कि यदि वो बंगाल का नवाब बनता है तो वो कंपनी को 1 लाख रुपया मासिक देगा, हर महीना 1 लाख रुपया। जो कंपनी 3,000 रुपया वार्षिक के बदले पूरा व्यापार करते आ रही थी, उस कंपनी को अब 1 लाख रुपया मासिक मिलने लगा।
और कमोबेश देखा जाए तो बंगाल में अब जितना इन लोगों ने पैसे लूट लिए थे अभी तक, शासक बनते ही विद इन 1 मंथ में जितना पैसा इन्होंने लूट लिया था, इनको अब इंग्लैंड से पैसा मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला जो था, कलकत्ता के आसपास का कुछ और इलाका कंपनी को दिया गया जमींदारी के रूप में। इस सब का जो आय था वो 5 से 6 लाख रुपए था। आप अगर चाहें तो प्लासी की लड़ाई वाले में, लूट वाले में इन सब कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बर्दवान और नदिया जिले के मैक्सिमम क्षेत्र को दे दिया गया अंग्रेजों को। नदिया वो ही इलाका था दोस्तों जहां पे प्लासी की लड़ाई हुई थी, उस जिले में, है ना। तो कुल मिला के मिर्जा जाफर का जो सारा काम था वो था अंग्रेजों को ये सारे वचन के मुताबिक पैसे देना, और पैसे देते देते एक समय ऐसा आया कि उसने अपने घर के व्यक्तिगत जो उसके सोने चांदी के बर्तन थे उसको भी उसको बेचना पड़ा। और एक समय ऐसा आया कि वो कंपनी का कर्जदार बन गया, लगभग 26 लाख रुपए का। 1760 आते आते अक्टूबर सितंबर तक वो कंपनी का 26 लाख रुपए का कर्जदार बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी इतना धनी हो गई थी ये कंपनी कि पहले बंगाल में दोस्तों जगत सेठ थे। कहा जाता है कि जगत सेठ बंधु पूरे वर्ल्ड के, जैसे आज एलन मस्क है ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे धनी व्यक्ति, वैसे ही जगत सेठ के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति, एक तरह से घराना था, व्यापारी घराना या धनी व्यक्ति, वो उनके जो बंधु थे वो सब थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकर बन गई थी बंगाल की। जगत सेठ वगैरह तो अब एक तरह से कहें मामूली लोग हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। बहुत ज्यादा इनका, साधारण भाषा में कहें तो बहुत ज्यादा इनकी हैसियत रह नहीं गई थी। तो ये था पूरा कहानी इनका मिर्जाफर का। कोई खास रोल नहीं था इनका प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से। तो इसके अपने जो दीवान थे, राय दुर्लभ और राजा रामनारायण बिहार का एक छोटा सा नवाब टाइप का था, तो वो भी इसका विरोधी बन गया। तो इसने इन लोगों से बदला लेने की कोशिश करी, फिर बहुत ज्यादा इसको सफलता मिली नहीं। तो जब नहीं मिली सफलता तो मिर्जाफर क्या करता है, वो सोचता है कि अब अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का टाइम आ गया है। तो वो डचों से जाके मिलता है। डच वो लोग थे जो फ्रांसीसियों के जैसे ही अंग्रेजों से नफरत करते थे, एक तरह से कहें व्यापार के मामले में। तो लेकिन डचों का इतनी हैसियत नहीं थी कि वो नवाब की सेना के साथ मिलके अंग्रेजों को हरा सके। तो डचों के साथ मिलके उसने प्रयास किया, और ये जो षड्यंत्र था, जो कभी षड्यंत्र का हिस्सा रहा था मिर्जाफर अंग्रेजों के साथ मिलकर, अब वो खुद षड्यंत्र करने लगा है। इसी को कहा जाता है ना, कब उल्टा तीर खुद ही को आके लगेगा पता नहीं चलेगा, है ना। घड़ी की सुई कब मुड़ जाए किसी के जीवन में पता नहीं चलता है। तो जब अक्टूबर एक तरह से कहें 1760 के पहले इसको लग गया था कि अब ये बेचारा बन गया है, तो उसने उसके पहले ही 1 साल पहले षड्यंत्र करने की ठानी। तो अंग्रेजों को जब इसके मंसूबे के बारे में पता चला, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले कहा चलो पहले डचों को ही निपटाते हैं। तो उन्होंने बेदारा के युद्ध में डचों को हराया और डचों को बाहर कर दिया बंगाल वाले इलाके से। एक तरह से कहें डच का पत्ता साफ हो गया पूरे भारत से ही। तो ये डच का था। इसी बीच क्लाइव के बाद हॉलवेल गवर्नर बनता है बंगाल का। हॉलवेल सोचता है कि ये व्यक्ति ऐसा गद्दार हो गया, हमारे साथ ही गद्दारी करने लगा, षड्यंत्र करने लगा, तो इसको सबक सिखाना जरूरी है, इसको बेदखल करते हैं। तो बेदखल करने की योजना हॉलवेल बनाया, लेकिन अभी बनाया ही था तब तक वेंसीटार्ट आ गया गवर्नर बनके थोड़े ही समय में। तो इन लोगों ने कुल मिला के आरोप लगाया इस पे कि तुम अली गौहर यानी कि शाह आलम द्वितीय जो मुगल नवाब था, अली गौहर के साथ मिलके, साथ में डचों के साथ मिलके तुम अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, तो तुम इसका पहले तो कारण बताओ। तो मिर्जाफर के पास बहुत ज्यादा कुछ था नहीं कारण बताने को। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। तो वो बोलते तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो, डचों को हमने हरा दिया है, अब तुम शाह आलम के साथ मिल गए हो। तो दरअसल दोस्तों वाकई में मिर्जाफर का कोई ऐसा मंशा नहीं था। वो ये चाहता था कि जो अंग्रेज, एक तरह से कहें जैसे मैंने पहले भी बताया था, अंग्रेजों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जूता उसके सर पे पड़ा हुआ था, तो वो उस वजन को नहीं झेल पा रहा था। कुल मिला के इतनी लूट मची हुई थी कि उसके पास अब पैसे भी नहीं बचे थे। तो जो व्यक्ति जिसके पास अब पैसे नहीं रह गए थे, वो कर्जदार बन गया था 26 लाख रुपए का, अब वो क्या करता, वो विद्रोह ही करता। विद्रोह करने की स्थिति में उसको कोई चाहिए साथ देने के लिए, मुगल सम्राट कैपेबल नहीं था साथ देने के लिए। डचों से मिला, तो कुल मिला के ये चीज अंग्रेजों को भनक लगी। उन्होंने कहा कि ऐसा है नवाब साहब, या तो आप नवाबी छोड़ दो या फिर अब जो हम कह रहे हैं वो करो। तो इसने पूछा क्या आप क्या चाह रहे हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम
बर्दवान, नदिया, मिदनापुर, चटगांव, ये कुछ ऐसे इलाके थे दोस्तों जहां पे 50 से लगभग 100 लाख का आय होता था वार्षिक। इतने लाख रुपए का वार्षिक आय होता था। तो ये बोला कि ये इलाका हमें दे दो और साथ में मीर कासिम को अपने दरबार में तुम अपने अधीनस्थ बना के रखो, या कि क्या कहें कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव वो बन के रहेगा और तुम पे नजर रखेगा। कुल मिला के एक नवाब को कहा गया कि अब तुम अपने आय वाले सबसे मैक्सिमम इलाकों को हमको दे दो और साथ में हमारा एक बंदा जो मीर कासिम रहेगा, जिससे इन्होंने गुप्त समझौता पहले भी कर लिया था, उसको तुम अपने दरबार में रखोगे। और कहा यह जाता है कि जब मीर कासिम का जब इसने नाम सुना तो इसको पता चल गया कि अब मेरी बारी खत्म होने की बारी आ गई है। तो इसने कुछ अपना कुछ विकल्प इसके पास था नहीं। मिर्जाफर के पास विकल्प तब होता है ना जब आप मजबूत होते हैं, आपके पास पैसा होता है। न तो बंगाल के जो धनी व्यापारी थे वो आपका सपोर्ट कर रहे थे, ना तो आपको राय दुर्लभ सपोर्ट कर रहा था, ना तो अंग्रेज कर रहे थे। तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो एक ही ऑप्शन रह गया था कि या तो अंग्रेजों से लड़के मरे या फिर गद्दी से हट जाए। तो जैसे ही मीर कासिम वाला प्लान आता है और ये वाला, तो उसने ये देने से मना कर दिया, बर्दवान, नदियापुर, मिदनापुर, चिटगांव वगैरह इलाका। तो अंग्रेजों ने कहा ऐसा है नवाब साहब, चलो फिर आप कट लो यहाँ से। तो नवाब को एक तरह से कहें उसी के घर में बंदी बना लिया गया और उसके बाद मीर कासिम को गद्दी पे बैठा दिया गया 1760 के अंत में। तो मीर कासिम बनता है, गद्दी पे बैठता है। अब नवाब जैसे समझौता किया था इस तरह का पहले, वैसे ही मीर कासिम भाई साहब भी समझौता कर लिए थे अंग्रेजों से इसी तरह का कि हम ये दे देंगे आपको, वो दे देंगे। ये वही बात हो गई जैसे हम आज देखते हैं फ्रीबी के लिए कि कोई पॉलिटिकल इलेक्शन होता है तो सरकारें जो भी होती हैं या फिर राजनीतिक दलें होती हैं, ये लोग कहते हैं कि हम जनता को ये दे देंगे मुफ्त में, ये दे देंगे। तो दरअसल मुफ्त में होता क्या है, या तो आप जनता के पैसों से ही देते हैं या जनता को नुकसान पहुंचा के ही उनके किसी तरह से देते हैं, या फिर जो टैक्स जो लोग दिए हैं, जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स देती है, तो उस पैसे का आप मिसयूज करते हैं। कुल मिला के मीर कासिम को भी पता था कि आय तो हो ही रही है ना, बंगाल में आय का स्रोत तो था ही, तो कुछ ना कुछ वो अरेंज कर लेगा। तो उसने वादा किया कि हम बर्दवान, नदिया, मिदनापुर, चिटगांव ये सब भी देंगे और साथ में और भी कई चीजें आपको देंगे, वो मैं मीर कासिम वाले स्टोरी में बताऊंगा अगले वीडियो में। तो कुल मिला के मीर कासिम मान गया कि ये होता है और अंग्रेजों ने इसको कैद करके मीर कासिम को नवाब बनाने की घोषणा कर दी। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। और जब नवाब को कैद कर लिया गया वहां पे क्या नाम है, मुर्शिदाबाद में उसकी हवेली में, तो नवाब उस समय ये कहा जाता है कि उस समय उसको वाकई में अपनी गद्दारी का एहसास हुआ। उसको पता चल गया कि हमने जो षड्यंत्र किया आज हम पे वो भारी पड़ रहा है। लेकिन क्या होता, समय काफी बीत चुका था, फर्क नहीं पड़ता है। इतिहास अगर पलट गया है तो उसको वापस बदलना बहुत ही मुश्किल होता है, और खासकर मिर्जाफर, मीर कासिम जैसे लोगों की बस की बात नहीं थी अब अंग्रेजों से निपटना, है ना। सिराजदौला कुछ हद तक निपट भी सकता था, इन लोगों की बस की बात नहीं थी। तो उस दौरान इसने बस कंपनी से ये आग्रह किया कि हमें 15,000 रुपया मासिक आप पेंशन दे दो। तो 15,000 नोट कर लीजिएगा इसको, 15,000 रुपया मासिक पेंशन के आधार पे इसको बनाया गया, एक तरह से कहें नवाब की गद्दी से उतार दिया गया और पेंशन पे आधारित बनाया गया, पेंशन पे आश्रित बना दिया गया। अंग्रेजों को पता था कि मीर कासिम भी कुछ ना कुछ उलटफेर करेगा, तो उन्होंने एक विकल्प के तौर पे मिर्जाफर को कैद करके रखा हुआ था, साधारण भाषा में कहें तो। तो दोस्तों ये थी कहानी मिर्जाफर की। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां मीर कासिम की कहानी पर चर्चा करूंगा। मीर कासिम वाला हिस्सा थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इनके बाद, मिर्जाफर के बाद एक वही शासक था जो थोड़ा बहुत अंग्रेजों से स्ट्रेटेजिक तौर पे लड़ने की कोशिश किया, निपटने की कोशिश किया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नमस्कार।